वो क्रांतिकारी जिसे अंग्रेज कभी रोक नहीं पाए। अगर भारत के इतिहास का सबसे रहस्यमयी नाम पूछा जाए तो शायद एक नाम सबसे ऊपर आएगा, सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा आदमी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दी, एक ऐसा नेता जो सिर्फ भाषण नहीं देता था बल्कि लोगों के दिलों में विद्रोह जगा देता था, और एक ऐसा रहस्य जिसकी कहानी आज भी अधूरी है। स्वागत है आपके अपने चैनल कहानियों के भंडार में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। क्या नेताजी सच में 1945 में मर गए थे या फिर इतिहास से उन्हें गायब कर दिया गया? 23 जनवरी 1897 ब्रिटिश भारत, उड़ीसा का शहर कटक। सुबह की शांत गलियां, घोड़ा गाड़ियों की आवाजें और अंग्रेजी शासन के साये में जीता हुआ भारत, उसी शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम सुभाष चंद्र बोस। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा देगा। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। समाज में सम्मान था, पैसा था, प्रतिष्ठा थी। और उनकी मां प्रभावती देवी धार्मिक संस्कारों से भरी हुई और बेहद शांत स्वभाव की महिला थी। घर में अनुशासन था, लेकिन उससे भी ज्यादा देश और संस्कृति के प्रति सम्मान था। सुभाष बचपन से ही दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। वे कम बोलते थे, लेकिन बहुत गहराई से सोचते थे। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर आते हैं, शिक्षक प्रभावित रहते, लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी थी, एक सवाल, आखिर भारतीय अपने ही देश में गुलाम क्यों हैं? उस समय पूरा भारत ब्रिटिश शासन के नीचे दबा हुआ था। अंग्रेज अफसर भारतीयों को नीची नजर से देखते हैं। रेल में अलग डिब्बे, ऑफिसों में भेदभाव और कानून भी अंग्रेजों के पक्ष में। ये सब धीरे धीरे सुभाष के मन में आग बनता जा रहा था। सुभाष ने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में की, लेकिन वहां एक चीज साफ दिखाई देती थी, अंग्रेज और भारतीय बराबर नहीं माने जाते थे। भारतीय छात्रों को कमतर समझा जाता था, और शायद यहीं से सुभाष के अंदर विद्रोह जन्म लेने लगा। बाद में उन्होंने रोवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। यहीं उनकी सोच बदलने लगी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा, और पहली बार उन्हें महसूस हुआ जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, एक इंसान अपने देश के लिए भी जी सकता है। धीरे धीरे देशभक्ति उनके लिए भावना नहीं रही, वो एक मिशन बन चुकी थी। उन्हें लगता था भारत सिर्फ जमीन नहीं, भारत एक माँ है, और उस माँ को गुलामी से मुक्त कराना उनका कर्तव्य है। उस दौर में अगर कोई भारतीय आईसीएस अफसर बन जाए तो समाज उसे राजा की तरह सम्मान देता था। इंडियन सिविल सर्विस ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली नौकरी। बहुत कम भारतीय इस परीक्षा को पास कर पाते थे। सुभाष के पिता का सपना था उनका बेटा एक बड़ा अफसर बने, इसीलिए सुभाष को इंग्लैंड भेजा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जहां उन्होंने आईसीएस की तैयारी शुरू की। और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस परीक्षा बहुत ऊंची रैंक से पास कर ली। अब उनके सामने शानदार भविष्य था, अंग्रेज सरकार की बड़ी नौकरी, शक्ति, सम्मान, आरामदायक जिंदगी, सब कुछ। लेकिन हर रात एक सवाल उन्हें परेशान करता था, क्या मैं उसी सरकार की सेवा करूं जो मेरे देश को गुलाम बनाए हुए है? एक तरफ सुरक्षित भविष्य और दूसरी तरफ देश की आजादी। कई लोग शायद आराम चुनते, लेकिन सुभाष ने संघर्ष चुना। 1921 उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर तमाचा था, जिस नौकरी के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते थे, उसे एक भारतीय युवक ने देश के लिए ठुकरा दिया। और उसी दिन एक अफसर नहीं, एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति में उभर रहे थे, तब पूरा देश महात्मा गांधी को आजादी की सबसे बड़ी उम्मीद मानता था। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, जन आंदोलन में, सत्याग्रह में। लेकिन सुभाष की सोच अलग थी। वे मानते थे अंग्रेज सिर्फ बातों से भारत नहीं छोड़ेंगे, उन्हें ताकत से बाहर निकालना होगा। दोनों नेताओं का लक्ष्य एक था, आजाद भारत, लेकिन रास्ते अलग थे। 1938 सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। युवा उनके दीवाने होने लगे। उनकी आवाज में आग थी, उनके शब्दों में विद्रोह। लेकिन 1939 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो मतभेद खुलकर सामने आ गए। गांधी जी दूसरे उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे, फिर भी सुभाष चुनाव जीत गए। लेकिन
जीत के बाद भी उन्हें संगठन का पूरा समर्थन नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये लड़ाई दो व्यक्तियों की नहीं थी, ये भारत की आजादी के दो रास्तों की लड़ाई थी। एक रास्ता अहिंसा और दूसरा क्रांति। जैसे जैसे सुभाष की लोकप्रियता बढ़ रही थी, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार का दार भी बढ़ रहा था, क्योंकि नेताजी सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वे लोगों के अंदर विद्रोह जगा देते थे। जल्द ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई। नेताजी को बार बार जेल भेजा गया, उन पर नजर रखी जाने लगी, लेकिन जेल भी उनकी इच्छा शक्ति नहीं तोड़ सकी। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तबीयत बिगड़ने लगी और बाहर जनता सड़कों पर उतर आई। अंग्रेज सरकार अब फंस चुकी थी। अगर नेताजी को जेल में रखो तो जनता भड़कती, अगर छोड़ दो तो आंदोलन तेज हो जाता। आखिरकार उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। घर के बाहर पुलिस, खुफिया एजेंट, कड़ा पहरा। अंग्रेजों को लगा अब सुभाष कहीं नहीं जा सकते, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इतिहास अपना सबसे साहसी अध्याय लिखने वाला है। 16 जनवरी 1941, कड़ाके की ठंड, रात का अंधेरा और घर के बाहर ब्रिटिश पुलिस। लेकिन उसी रात नेताजी ने अपना भेष बदल लिया। दाढ़ी, पगड़ी, लंबा कोट। अब वे सुभाष चंद्र बोस नहीं लग रहे थे, बल्कि एक पठान। धीरे धीरे वे घर से बाहर निकले और ब्रिटिश पुलिस को जरा सा भी शक नहीं हुआ। उस रात एक आदमी प्योर ब्रिटिश साम्राज्य को धोखा देकर निकल गया। इसके बाद शुरू हुआ मौत से भरा सफर। इंडिया से अफगानिस्तान, फिर सोवियत यूनियन और आखिर में जर्मनी। दुनिया अब दूसरे विश्व युद्ध में जल रही थी। एक तरफ ब्रिटेन, दूसरी तरफ जर्मनी। नेताजी ने सोचा अगर दुश्मन का दुश्मन साथ आ जाए तो भारत की आजादी की लड़ाई तेज हो सकती है। बर्लिन, नाजी झंडों से भरा शहर, हर तरफ सैनिक, युद्ध और डर। यही नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर बनाया, आजाद हिंद रेडियो शुरू किया और फिर हजारों किलोमीटर दूर भारत में लोगों ने पहली बार रेडियो पर नेताजी की आवाज सुनी। भारतवासियों, आजादी की लड़ाई अब अंतिम चरण में है। इसी दौरान नेताजी की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से भी हुई, लेकिन जर्मनी भारत तक सीधे मदद नहीं पहुंचा सकता था। तभी नेताजी ने एक और खतरनाक फैसला लिया, जर्मनी से जापान जाने का। ये मिशन इतना खतरनाक था कि आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेताजी जर्मन सबमरीन में बैठे, समुद्र के नीचे, हजारों किलोमीटर का सफर, हर पल मौत का खतरा। और फिर समुद्र के बीच एक जर्मन सबमरीन से जापानी सबमरीन में ट्रांसफर। इतिहास में ऐसे मिशन बहुत कम हुए हैं। जापान पहुंचने के बाद नेताजी का सबसे बड़ा सपना आकार लेने लगा। हजारों भारतीय सैनिक जो युद्धबंदी बनाए गए थे, एक नेता का इंतजार कर रहे थे। और फिर नेताजी ने उन बिखरे हुए सैनिकों को एक नई पहचान दी, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। अब ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये भारत की उम्मीद थी। नेताजी सैनिकों के सामने खड़े हुए और फिर इतिहास का सबसे प्रसिद्ध नारा गूंजा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन शब्दों ने लाखों भारतीयों के दिलों में आग भर दी। नेताजी ने महिलाओं के लिए भी रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, क्योंकि वे मानते थे आजादी की लड़ाई सबकी लड़ाई है। हर सैनिक के दिल में बस एक सपना था, दिल्ली चलो। 1944 INA और जापानी सेना भारत की सीमा की तरफ बढ़ने लगी। घने जंगल, कीचड़, बारिश, बीमारियां और सामने ब्रिटिश सेना। लेकिन आजाद हिंद फौज आगे बढ़ती रही। मोरंग, वो ऐतिहासिक जगह जहां पहली बार आजाद हिंद फौज ने भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। भोजन खत्म होने लगा, सैनिक बीमार पड़ने लगे, हथियार कम पड़ने लगे। उधर दूसरे विश्व युद्ध में जापान हारने लगा था और धीरे धीरे INA अकेली पड़ती गई। बैटल ऑफ इम्फाल और आसपास की लड़ाइयों में आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। सैन्य जीत नहीं मिली, लेकिन कुछ बदल चुका था। भारतीयों ने पहली बार देखा कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं और यही नेताजी की सबसे बड़ी जीत थी। अगस्त 1945, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था। जापान हार चुका था, लेकिन नेताजी हार मानने को तैयार नहीं थे। 18 अगस्त 1945 खबर आई ताइवान के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा गया विमान में आग लग गई और
गंभीर रूप से घायल होने के बाद सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई, लेकिन भारत ने इस कहानी को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल था, अगर नेताजी की मौत हुई तो उनका शव कहाँ गई? धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। क्या नेताजी जिंदा थे? क्या वे सोवियत यूनियन गए थे? क्या वे भारत लौट आए थे? देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कहानियां आने लगी कि लोगों ने किसी रहस्यमयी साधु में नेताजी की झलक देखी। सबसे चर्चित नाम गुमनामी बाबा। सरकार ने कई जांच आयोग बनाए, फाइलें खोली गईं, गवाहों से पूछताछ हुई, लेकिन हर जांच एक नया सवाल छोड़ गई। शायद इसीलिए सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं बने, वे एक विचार बने, एक विद्रोह, एक अधूरा सवाल। उन्होंने भारत को यह सिखाया कि आजादी मांगी नहीं जाती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। आज दशकों बाद भी जब कोई बच्चा जय हिंद बोलता है तो कहीं ना कहीं उस आवाज में नेताजी की गूंज सुनाई देती है। और शायद जब तक भारत जिंदा है, सुभाष चंद्र बोस भी भारत के दिल में जिंदा रहेंगे। अगर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही इतिहास की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि नेताजी की गूंज हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद।